नमस्कार। बलराम संदेश प्लेटफॉर्म पे आज की 36वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन से एग्रीकल्चर का असिस्टेंट प्रोफेसर आपका इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। बलराम संदेश में आज का जो टॉपिक है वो है अम्माड़ी की खेती और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में। तो ये क्या होती है और इसके साथ ही बलराम संदेश क्या प्लेटफॉर्म है और ये क्या प्रोग्राम करता आ रहा है, इस बारे में परिचय के लिए मैं अपने बीच में डॉक्टर देवेंद्र प्रयासी जी, जो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन सागर में पोस्टेड हैं और अलसी की परियोजना के लिए जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक विशेष पद पर जो है कार्यरत हैं, तो वो आपको इस बलराम संदेश प्लेटफॉर्म के परिचय को बताने का सर से आग्रह करूंगा। स्वागत है सर। डॉक्टर देवेंद्र प्रयासी सर, आप अपना माइक ऑन कर सकें जी। हाँ, ओके। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्रयासी वैज्ञानिक हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में, और मैं संचालित अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना में। और अलसी अनुसंधान के साथ नई प्रजातियों के विकास के साथ उसके बीज उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए हमें भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परियोजना के माध्यम से सीड हब का भी प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ अभी एक नवीन प्रोजेक्ट भी हमें प्राप्त हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। तो कुल मिला के अलसी पे मैं अनुसंधान का कार्य करता हूँ अब विश्वविद्यालय में। बलराम संदेश एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो है सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकी का जो है उपयोग करते हुए हम इसे संचालित करते हैं। यह जो है केवल सोशल मीडिया आधारित है, जिसमें कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से हम किसानों को जोड़कर उन्हें जो है नई नवीन तकनीकी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 2015 में हुई। उसके पीछे की सोच ये थी कि शासकीय सेवा में आने के बाद ये लगा कि पहले मैं जो है हैदराबाद में वैज्ञानिक था किसी संस्थान में, और अपने प्रदेश पे लौटने का एक गौरव, एक मौका मिला हमें। तो ये लगा कि नहीं, किसानों को जोड़ के और किसानों के लिए कुछ करना है, और जिससे कि जो है तेजी से तकनीकी जानकारियां किसानों के साथ कैसे पहुंचे और उनको अपना के किसान अपना जो है विकास कैसे करें। तो इन सारी बिंदुओं पे, चाहे वो आईसीआर के द्वारा जो है विकसित कोई भी जानकारी हो, या जो है राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित जानकारी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित जानकारी हो, हमारे कृषि किसान कल्याण एवं कृषि विकास किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा कोई भी जानकारी हो, इसके बाद एनजीओ के माध्यम से कोई भी जानकारी हो, साथ ही साथ देश के प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपनाए गए नए नवाचार, जिनके माध्यम से उनको जो है बहुत लाभदायक जानकारियों को इकट्ठा कर, संकलित कर और देश के सामान्य युवा किसानों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करके जो है टीम बलराम के माध्यम से, टीम बलराम में हमारे 11 सदस्यीय टीम है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन पे हमारी कोशिश होती है कि हम सतत रूप से वेबिनार के माध्यम से जो है और व्हाट्सएप पे, फेसबुक के माध्यम से इन सभी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए और किसानों तक अपनी जानकारियों को, जो संकलित की हुई जानकारियां हैं, उनको सबके सहयोग से जो है किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इसी कड़ी में आज के हमारे जो 36वां वेबिनार है, जिसको आयोजित बलराम संदेश ने किया है, और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं श्री पूर्णा शंकर बारचे जी। बारचे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने आप में मध्य प्रदेश में जाना माना नाम है। ये जो वर्तमान में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं खरगोन जिले में, और इन्होंने किसानों के खेतों में किसानों के साथ लग के दिल से काम किया है, और बहुत सारी
तकनीकी जानकारियां जो है वैलिडेट की है। साथ ही साथ जो है अभी आदरणीय राजन चौरे जी जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो क्योंकि आदरणीय बारचे जी से काफी समय से आपका परिचय है तो वो बेहतर जानकारी देंगे। लेकिन जो मैं देखता हूं फेसबुक में के माध्यम से आदरणीय बारचे जी से काफी सालों से जुड़ा हूं, और मैं देखता हूं कि जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन एवं उसका बेहतर उपयोग, इन तीनों ही चीजों पे सर की बहुत अच्छी कमांड है। और जैव विविधता चाहे वो हमारे देसी बीज का संकलन, संवर्धन एवं उसका उपयोग किसानों के बीच बहुत ही फ्रिक्वेंटली आदान प्रदान करने में महती भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान जी। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने पे बहुत अच्छा जोर है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कॉन्सेप्ट का के अनुयायी हैं। तो इन्हीं सभी बातों के बाद मैं जो है हमारे डिटेल में परिचय देने के लिए जो है हमारे बीच में आदरणीय चौरे साहब हैं, जो टीम बलराम के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय चौरे जी को कि श्री बारचे जी के विषय में जो है उनका संक्षिप्त में परिचय दें। ओवर टू चौरे सर। आदरणीय चौरे सर। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हेलो। हाँ हाँ। बारचे साहब के बारे में तो थोड़ा सा परिचय है मैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। आदरणीय बारचे साहब श्री PS बारचे जी का पूरा नाम पूर्णा शंकर जी बारचे हैं और आप मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निवासी हैं। आपने एमकॉम तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टमैन का कोर्स भी किया है। श्री बारचे बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जैसे कि अभी आप सरकारी नौकरी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में खरगोन में पदस्थ हैं। और इसके अलावा आप सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षक के तौर पर भी सेवाएं देते हैं। देशी बीज बैंक खरगोन के आप संचालक हैं और आप सदस्य भी हैं अखिल भारतीय ग्राम विकास समिति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू जो राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड भोपाल के अधीन आप बीज नायक खरगोन जिले का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आपने काफी पुरस्कार को भी प्राप्त किए हैं जिसमें मध्य प्रदेश जैविक विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा 19-20 में देशी बीज संरक्षण, संवर्धन और संकलन करने के लिए तथा प्राकृतिक खेती का कृषकों को पिछले 10 सालों से अविरत प्रशिक्षण देने के फलस्वरूप आपको द्वितीय पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने से प्राप्त हुआ है। काफी उपलब्धियां भी है आपकी, जैसे कि पिछले 10 सालों से लगातार आपने प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया, प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन भी किया। आपके प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कृषकों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया और उनमें से 5,000 कृषकों को आपने विभिन्न फसलों के देशी बीज उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाई और आज भी आप इस प्रक्रिया को बढ़ाए हुए हैं। ये सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प ही है जिसकी वजह से आपने इस मुकाम तक पहुंचे और हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आए हैं। मैं आपका बलराम संदेश कृषि संदेश में ग्रुप में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज आपसे हम सबको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। धन्यवाद। बारचे साहब आप शुरू कर सकते हैं आपका व्याख्यान। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी आ रही। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा हूं, मुझे ये स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ अब बराबर दिख रहा है। मैं PS बारचे, बोले तो पूर्णा शंकर बारचे, मैं खरगोन से हूँ। मेरा परिचय आपने दिया ही है आदरणीय चौरे जी ने। और
ये जो प्लेटफॉर्म है बलराम संदेश निश्चित रूप से बहुत माफी चाहेंगे सर, माइक थोड़ा सा पास कर लें तो और ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है बलराम संदेश, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये वेबिनार के माध्यम से काफी एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़े हुए कई विषयों पर हमारे देश के किसानों को और सीखने वालों को ये संदेश जाता है अलग अलग विषयों पर। और आज मुझे जो विषय मिला है वो अम्बाड़ी फसल के ऊपर है। हमारे निमाड़ में तो इसको बहुत चाव से अम्बाड़ी की रोटी और अम्बाड़ी की भाजी और मक्की के रोटे के रूप में इसको हमारे निमाड़ में वर्षों से खा रहे हैं इसको। ये फसल, इसके बारे में आज मुझे बताने का मौका मिला है। मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आज ये मौका मिला कि किसानों से, चूँकि मैं तो जुड़ा ही रहता हूँ और देश और विदेश के कई किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनसे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं अपने संदेश प्राकृतिक खेती की और देशी बीजों की सेवा में देता रहता हूँ। खास करके अभी जो मड़ी फसल के बारे में जो है आज मुझे बताना है, इसका जो बॉटनिकल नाम है हिबिस्कस सबडेरिफा और मालवेंसिया फैमिली का ये मेंबर है। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। बॉटनिकल नेम सब जगह एक ही है और हमारे निमाड़ में इसको अम्बाड़ी बोलते हैं और मेरे ख्याल से भारत भर में इसको अम्बाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ये फसल दरअसल खरीफ की फसल है। जब मैं इस नौकरी में आया था तो हमारे निमाड़ में इसके लगभग थोड़े से कुछ पौधे हमारे किसान भाई इसको लगाते आए हैं पिछले बार में, और कुछ ऐसा दौर आया हाइब्रिड बीजों का और फसलों का कि इसको जो है लोगों ने इग्नोर किया। लोगों ने पोषण को इग्नोर किया, केवल अम्बाड़ी को ही नहीं इग्नोर किया। लगभग पहले हर खेत में कुछ 150 पौधे हमारे निमाड़ में हर किसान लगाता था। और ये आपको बता दूं कि अम्बाड़ी हमारे निमाड़ में या फिर 2 तरह की अम्बाड़ी होती है। पहले तो ये लाल अम्बाड़ी जिसको कि मैं आपको अब बता रहा हूँ, और एक अम्बाड़ी का पौधा करीब 10 से 12 फीट जाता है, वो भी देशी है और ये भी दोनों देशी बीज है। एक हम लोग के यहाँ पहले जब ये नायलॉन की रस्सी नहीं आई थी, तब उसके पहले जो है जो रस्सियाँ बनाते थे वो अम्बाड़ी के जो पूरा पौधा रहता था, और वो जो दूसरी तरह की अम्बाड़ी आती है उसका पीला फूल आता है, तो उसकी वो 10 से 12 फीट की हाइट लेती है। तो वो अम्बाड़ी एक होती है। और अभी भी कुछ पौधे गलती से दिख जाते हैं खेतों में, क्योंकि अब रस्सी जो है पूरी नायलॉन की आ गई है खेती में। तो वो जो रस्सी बनाने वाली अम्बाड़ी जो रहती थी वो 10 से 12 फीट की हाइट लेती थी, और उसको जब वो 80 या 90 दिन के लगभग अपना पूरा जीवन काल उसका खत्म होता था, पौधा सूखता था, उसको काट के किसान घर पे लाता था और उसको जो है आसपास की जो डालियों को छाट के और उसको बांध के, और जो नदी में जो उनके नदी या नाले रहते थे उसमें उसको गट्ठी बांध के और पानी में सड़ाते थे, ताकि उसका जो छिलका है वो ढीला हो जाए। और उसके बाद फिर उसका छिलका निकाल के और उसके पूरे पौधे में से छिलका निकाल के और उसकी रस्सी बनाते थे, वो एक अम्बाड़ी। वो अब सब चीजें बंद हो गई, 2 जने खड़े रहते थे और बीच में वो घुमाने वाला लकड़ी का एक रहता था, उससे घुमा घुमा के और लंबे पूरी गलियों में रस्सियां बनती थी। वो दौर निकल गया, नायलॉन की रस्सियां पूरे एग्रीकल्चर में सारे कामों में अब उपयोग में आने लग गई है। तो एक अम्बाड़ी वो पौधे वो होती है, और एक ये जो लाल फूल वाली अम्बाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखेंगे तो ये इसका लाल फूल निकलता है, और जब ये पौधों पे लगता है तो कुछ इस तरह से दिखता है, इस लाल पूरा फूल। और ये इसका जो घेटी में बीज आता है वो पकने के बाद, पूरा सूखने के बाद, परिपक्व होने के बाद, ये बीज उसका लाल अम्बाड़ी का बीज है। तो ये फूल और ये बीज है ना, तो ये जो है
मैं आपको बता दूं कि ये खरीफ की फसल है। इसको आप चाहें तो हम लोग क्या निमाड़ में गर्मी का कपास लगता है, वो लगता है करीब 15 मई और 15 मई और जो है 1 जून के बीच में, लगभग 15 मई के बाद ही लगता है। जब जिसके पास इरिगेशन है, जिन किसानों के पास, वो लोग सिंचाई जिनके पास है, वो लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, तो वो लोग इसको गर्मी की फसल के साथ भी लगा सकते हैं। ये कुल मिला के खरीफ की फसल है, लेकिन इसको गर्मी की फसल के साथ भी आप लगा सकते हैं। और जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो हम लोग खरीफ की फसल लगाते हैं, मक्का की, ज्वार की और तुअर की, तो उनके साथ भी इसको इंटरक्रॉपिंग में अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसकी सीधे 1 एकड़ 2 एकड़ में इसकी फसल आप अलग से भी लगा सकते हैं, इसको अंतर्वर्ती में भी लगा सकते हैं, जैसे कि जैसी आपकी डिमांड हो। और मैं तो ये चाहता हूं कि देश के हर किसान के खेत में उसके परिवार के पोषण के लिए, मेरी बात को ध्यान देना, सबसे पहले तो किसान का अपना परिवार है, उसका अपना खुद का परिवार है, उसके परिवार को पोषण चाहिए, उसके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो देश के हर किसान को लगभग 200 पौधे 300 पौधे अपने खेतों में अंतर्वर्ती में इसको जरूर लगाना चाहिए। इसको मेड़ों पे भी लगा सकते हैं। ये बड़ी रफ एंड टफ फसल है साहब, इसको बहुत ज्यादा कोई कीड़ा बीमारी ज्यादा आता नहीं है। ये जहां कम पानी है वहां पे भी लग जाती है, जहां हल्की जमीन है वहां भी लग जाती है, जहां भारी जमीन है वहां पे भी लग जाती है। जैसी जमीन हो उसमें ये सर्वाइव करती है। और ये कुछ नहीं मांगती, कुछ डीएपी, यूरिया, पोटास नहीं मांगती। इसका पौधा आपको हमेशा स्वस्थ दिखेगा। और जैसी जमीन रहेगी, जमीन की गहराई रहेगी, ये अपनी हाइट रहता है। अब ये जैसे बारिश हो गई, बारिश होने के बाद आप इसको जमीन तैयार कर इसको लगा सकते हैं। अंतर्वर्ती में इसको आप मक्का के साथ लगाओ, अंतर्वर्ती में इसको आप ज्वार के साथ लगाओ, इसको तुअर के साथ लगाओ, इसको बॉर्डर क्रॉप के रूप में ले। चारों तरफ बॉर्डर पे, आपके खेत के बॉर्डर पे भी इसको आप लगा सकते हैं। आप इसको मूंग के साथ लगाओ, मूंग आपका 70-75 दिन में आएगा, ये 90 दिन में खाली हो जाएगा। आप इसको उड़द के साथ लगाओ, आप इसको तिल्ली के साथ लगाओ, ये सभी फसल के साथ ये लग सकता है। अब इसका पौधा मैं बता दूं कि खास करके लाल अमाड़ी का, क्योंकि रस्सी वाली अमाड़ी का तो पूरे देश में कोई आजकल लगाता ही नहीं। अब केवल लाल अमाड़ी पे मैं फोकस करूंगा। लाल अमाड़ी का पौधा जहां पे 2 से 2.5 इंच की गहरी मिट्टी है, हल्की जमीन है, वहां पे इसका पौधा बहुत हो गया 2 से 2.5 फीट 3 फीट की हाइट रहता है। जहाँ गहरी जमीन है, जहाँ पे कम से कम 8 फीट 7 फीट गहरी मिट्टी है, कहीं पे 20 फीट गहरी मिट्टी है, और जहाँ अच्छा पोषण है मिट्टी में, इस पौधे को अच्छा पोषण मिल रहा है और पर्याप्त दूरी मिल रही है, तो ये पौधा, मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट से 1 फीट ऊपर जाता है। लगभग 7 फीट की हाइट का पौधा, मैंने इतने वर्षों से घूम रहा हूं, मैं करीब 35 साल की मेरी नौकरी हो गई, तो ये 7 फीट का पौधा भी मैंने इसका देखा है खेतों में जाकर। और वो 7 फीट का पौधा जैसे कपास का पौधा बनता है ना, ऐसा बड़ा पौधा बनता है। इसका पौधा जो बनता है वो ऊपर से त्रिभुज के आकार का बनता है। जो बीच का जो मेन भाग है वो, उससे बाकी भाग आपको ऐसा त्रिभुज जैसा दिखेगा। इसको जो है, जो लाइन से लाइन की दूरी इसमें रखना चाहिए, वो यदि आप केवल अमाड़ी लगा रहे हैं, आप एकड़ में, आधा एकड़ में, पाव एकड़ में केवल अमाड़ी लगा रहे हैं, तो कम से कम दूरी लाइन से लाइन की रहना चाहिए 2 फीट। 2 से आप 2.5 फीट की दूरी लाइन से लाइन की रखेंगे। और पौधे से पौधे की दूरी डिपेंड करती है कि आपकी जमीन कैसी है। यदि जहाँ पे 2 या 2.5 फीट 3 फीट की हाइट लेगा पौधा, जहाँ पे मिट्टी बिल्कुल कम है, तो वहां पे जो है आपको इसमें जो प्लांट टू प्लांट की दूरी रखना है, पौधे से पौधे की दूरी, वो एकदम हल्की जमीन में आप 1 से 1.5 फीट रखें, और जो थोड़ी भारी जमीन है वहां पे 2 से 2.5 फीट की दूरी आपको मेंटेन करना चाहिए।
इसको हाथ से चोप के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देगी, क्योंकि इसको आप यदि सीड्रिल से बोएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। सीड्रिल से बोने में आपको इसमें रेत मिक्स करनी पड़ेगी। और यदि आप इसको अभी यूपी में एक भाई ने लगाया था करीब 1 एकड़ का, पौने एकड़ का, और मथुरा में मेरा एक किसान है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, उसने आधा एकड़ में इसको लगाया था। तो उन्होंने इसकी जो 2 फीट की मैंने दूरी बताई थी उसको मेंटेन किया था। इसको सीड्रिल से बोया था, और सीड्रिल से बोने में इसमें काली रेत मिक्स की थी, और या फिर घन जीवामृत इसमें मिक्स किया था। और लगभग 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ में इसका, यदि आप इसको पूरे 1 एकड़ में लगाएंगे तो आपको 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ में इसका लगेगा। और आप इंटरक्रॉपिंग में लेंगे तो आपको आपके पौधे की संख्या के ऊपर आपको डिपेंड करता है। आप एक जगह पे 2 बीज हाथ से चोपें, ताकि यदि कोई जर्मिनेट नहीं हो पाए तो 2 बीज, जैसे कपास का बीज अपन एक की बजाय 2 बीज लगाते हैं और एक पौधे को उगने के बाद हटा देते हैं, या आप दोनों पौधे को भी रहने दें, कम से कम 2 इंच की दूरी पे 2-2 बीज लगाएं, तो वो 2 पौधे भी आपके एक साथ में तैयार हो सकते हैं। फिर वो जोखिम आपका खत्म हो जाएगा कि कोई यदि जर्मिनेट नहीं हुआ बीज। तो आवाज स्पष्ट आ रही है साहब? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ जी हाँ, ठीक है। तो इसको एक जगह पे यदि आप इंटरक्रॉपिंग में चोपेंगे तो आपको 2 बीज लगाना चाहिए, और उसकी दूरी रखना चाहिए, कम से कम 2 इंच की दूरी रखना चाहिए। ठीक है, आप बाद में स्वस्थ एक पौधे को रख सकते हैं, एक पौधे को आप हटा सकते हैं। और हमारे जो मैंने अनुभव इसका देखा है कि इसको इंटरक्रॉपिंग में लेंगे तो ये बहुत, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में जो है इसमें इसको सूर्य का प्रकाश और हवा बराबर मिलेगी, है ना? इसको आप बॉर्डर क्रॉप में लेंगे तो भी 2 लाइन आप पूरे खेत के बॉर्डर पे लगा दें। मैं हमेशा बॉर्डर क्रॉप के रूप में भी इसको रिकमेंड करता हूँ। बॉर्डर क्रॉप के रूप में मैं तुअर को रिकमेंड करता हूँ, अरहर की फसल को, ताकि उसको सूर्य का प्रकाश और जो हवा है वो पर्याप्त मिले। और जब वो पर्याप्त हवा और सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो पौधा बहुत सर्वाइव करता है, अच्छी हाइट लेगा, अच्छा उसमें फल और फूल लगेंगे। तो निश्चित रूप से इसको किसी भी रूप में बोया जा सकता है। बीच में फ़ोन आ रहे हैं, इसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, उसको मैं रोक नहीं सकता। तो आपको इसको, मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में हर किसान के खेत में कम से कम 100-200 पौधे, यदि उसको कुछ बेचना करना नहीं है, पैसा नहीं भी कमाना है, तो अपने परिवार के पोषण के लिए 100-200 पौधे उसको इतने बड़े खेत में कहीं न कहीं लगा लेना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग में लगा लेना चाहिए, या फिर इसको अलग से बॉर्डर क्रॉप के ऊपर लगा लेना चाहिए, इसको मेड़ों पे लगा लेना चाहिए। ये हर जगह सर्वाइव करेगा, हर जगह ये आपको भरपूर उत्पादन देगा। रही बात, मैं तो प्राकृतिक खेती सिखाता हूँ साहब। मैं, हालाँकि हमारे निमाड़ में जो केमिकल खेती करते हैं वो लोग भी अमाड़ी लगाते हैं। अब तो बहुत कम मेरे को निमाड़ में भी किसानों के पास ये दिखने लगा। अब मैं, जब से मैंने इसका बीज का विस्तार किया है, किसानों को गाँव-गाँव में जाके मेरे झोले में रख के बीज बाँटता हूँ, तो अब ये कई गाँव में ये इसके पौधे दिखने लग गए हैं। लोग इसका उपयोग करना जानने लग गए हैं। तो फार्मिंग के बारे में पहले मैं बता दूँ कि यदि आपकी केमिकल खेती हो या आपकी नेचुरल फार्मिंग हो या आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, आप कैसी भी खेती करते हो, आपको अमाड़ी लगाना चाहिए। खरीफ में अमाड़ी का पौधे आपको लगाना चाहिए। आप कमर्शियल लगाएँगे तो इसके लिए अब डिमांड आना चालू हो गई है। अब चूँकि मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, कई कंपनियों के फ़ोन आते हैं, और वो लोग अब माँग रहे हैं इसका फूल, इसका बीज। पहली बात तो अपने भारत में इसका उपयोग करना लोगों को सिखाना पड़ेगा। अब ये कंपनियाँ कुछ है वो किस ढंग से इसका उपयोग करती है, वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं घरेलू उपयोग की बात कर रहा हूँ आपके।
पहले, क्योंकि मैं तो सबसे पहले किसान को स्वस्थ रखना चाहता हूँ। किसान स्वस्थ रहेगा, उसको पहले सब चीज खाना आना चाहिए, उसके बाद फिर वो जो है लोगों को देगा, आम उपभोक्ताओं को देगा। अभी किसान को मालूम ही नहीं कि मेरे को अमाड़ी क्यों लगाना चाहिए। केवल हर फसल इसलिए नहीं लगाना आपको। हमारे मालवा में क्या करते हैं साहब, लोग बाग मोनोक्रॉप लगाते हैं, केवल सोयाबीन। मेरे खरगोन में भी जो है 20 एकड़ की जमीन है, 15 एकड़ में कपास लगा दिया, 5 एकड़ में मिर्ची लगा दी, खत्म हो गई बात। किसान अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, ये हमारी तो एक चीज है, बाकी बहुत सारी चीज उसके खेत में दिखना चाहिए साहब। मेरी विनती है पूरे देश के किसानों से, ये हमारी उसमें से एक हिस्सा है। मैं तो ये चाहता हूं कि हर किसान अपने खेत में 1 एकड़ में कुछ ऐसा करे अपने परिवार के लिए कि वहां पे आंवला भी उसके पास हो, सहजन भी उसके खेत में हो, उसके बॉर्डर पे फलों के जो है पौधे हो। उसका उसका परिवार है ना, 2 पौधे आंवले के लगा दिए, 10 पौधे सहजन के लगा दिए, कम से कम 100, 200, 300 पौधे अमाड़ी के लगा दिए, तो उसको पोषण मिलेगा साहब, उसको, उसके परिवार को पोषण मिलेगा, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा ना उसको उपयोग करके। और खासकर मैं अमाड़ी के बारे में बता दूं कि किसान को अमाड़ी क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये लाल अमाड़ी का जो पौधा है, इससे जो बीज मिलेगा, इससे जो फूल मिलेंगे, 2 चीज इससे मिलेगी आपको। रस्सी तो आप बनाओगे नहीं, मैं जानता हूं, बिल्कुल रस्सी नहीं बनाओगे, नायलॉन की रस्सी मार्केट में है, अब रस्सी वाली अमाड़ी कोई लगाना चाहेगा नहीं, लेकिन ये लाल फूलों वाली अमाड़ी आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो फूल मिलेगा, उस फूल से आपको पोषण मिलेगा। इसका जो फूल है, जब वो 45 से 50 दिन में लगना चालू हो जाएगा और उसका लगभग 1 इंच का अपरिपक्व जो फूल आपको मिलेगा, क्योंकि एक पौधे पे यदि बड़ा पौधा बनता है तो कम से कम 200-250 फूल लग जाते हैं उसमें। छोटा पौधा बनेगा तो भी उसमें 70-80 फूल तो आराम से लगते हैं। तो आप 5-10 फूल उसका जब बीच में आप तोड़ के उसकी चटनी बना के खाइए, है ना, उसकी चटनी खाएंगे, उसका चटनी भी खाएंगे तो आपको उसका तो टेस्ट तो लगेगा खट्टा, और खट्टा मीठा उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल दें, है ना, टेस्ट के लिए हरा धनिया डाल दें, हल्का सा नमक डाल दें, तो एक चटनी अच्छी बनेगी। और जब ये 90 दिन का पौधा पूरा हो जाएगा, फिर इसके आपके फूल, आप इसको निकालोगे गीले फूलों को, वो तोड़ के जब उसको सुखाओगे, और सुखाने के बाद जब ये सूखा हुआ फूल आपको मिलेगा, ये इस ढंग से आपको फूल मिलेगा, ये फूल आपको कुछ इस ढंग का मिलेगा, देखिए। सूखा हुआ फूल अभी बताता हूँ मैं, ये कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आपको जो है बराबर नजर आ रहा है। हेलो हेलो, तो ये फूल जो आपको मिलेगा, मेरी आवाज बराबर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो ये लाल फूल आपको मिलेगा, तो इस लाल फूल से आप जो बनाएंगे, वो जो आपके परिवार के लिए बनाएंगे, एक तो आप जो चाय पीते हैं, चाय की जगह आप इसका काढ़ा पिए, इसकी चाय बनती है, इसको बोलते हैं अमाड़ी की चाय। आप पानी उबालें, पानी उबालने के बाद इसके फूलों को आप थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, जिसको डायबिटीज है वो गुड़ भी नहीं डाले, केवल पानी को उबाल लें, पानी हो जाएगा लाल, और ये बन जाएगी आपकी चाय। ठंड के दिनों में मैं अक्सर इसकी चाय लगातार पीता हूं। इसकी चाय पियेंगे आप, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो आप इसका शरबत बना के पिए। आप एक तपेली में इसका फूल डाल दें, सूखे हुए फूल। आपके घर के मेंबर यदि 100 ग्राम फूल है तो 35 ग्लास शरबत इससे बन जाएगा। 100 ग्राम फूलों से 35 ग्लास शरबत इसका बन जाएगा, और उसको आप एक बार और गला देंगे तो एक बार और 35 ग्लास बन जाएगा। क्योंकि इसको मैं 2 बार उपयोग करता हूं, एक बार में पूरा उसका कस निकलता नहीं है, एक बार का आप शरबत बना लो, वापस उसी फूलों में, गीले फूलों में, वापस आप गीले फूलों में आप वापस पानी डाल दें, तो
वापस एक बार का जो है शरबत आपका बन जाएगा। इस शरबत को पिएंगे, इसकी चटनी आप खाएंगे, इसकी चाय पिएंगे, इसके बाद इसके बनता है जेली, पेप्सी, चटनी, है ना। और इसको जो वाइन के रूप में भी कंपनियां इसका उपयोग करने लग गई है। इसकी वाइन भी बनती है, इसकी बियर बनती है। इसके कलर को निकालने के बाद उस कलर को जो है वो कफ सिरप में भी उपयोग कंपनियां कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें बनती होगी। कफ सिरप तक मुझे याद है, वाइन तक मुझे याद है, चटनी, पेप्सी, जेली, जैम, शरबत और चाय, इतने सारे आइटम इसमें बनते हैं। और इससे आपको मिलेगा विटामिन सी। अभी ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में सब लोग प्रभावित है। मैं मेरे जहां भी पूरे देश के गांव में जाता हूँ, मेरे निमाड़ के गांव में जाता हूँ, तो लोगों के चेहरे पे, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे रौनक थोड़ी कम नजर आती है। वो विटामिन सी नहीं खाने के कारण आती है। विटामिन सी का उपयोग नहीं करते, इसके कारण वो चीजें उनके शरीर पे दिखती है। वो बोलते साहब हम आंवला खाते नहीं, वो बोलते हैं हम अमाड़ी का शरबत पीते नहीं, अमाड़ी की चाय पीते नहीं। किसी भी रूप में विटामिन सी उनके शरीर में कम जा रहा है। और जब ये आप अमाड़ी का शरबत पिएंगे, चाय पिएंगे, इसका जैम जेली चटनी खाएंगे, तो आपको विटामिन सी मिलेगा। नंबर 2, इसका जो मेडिसिनल उपयोग है उसमें आपको जो है आपका ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल करता है। बीपी आपका हाई हो या लो हो, तो आपका इसका उपयोग करने से आपका बीपी मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर इससे मेंटेन होता है। और यह है एंटीऑक्सीडेंट। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहना चाहिए। अभी कोरोना काल में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, जो कि अपने शरीर पे पोषण का ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग भोजन केवल पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें जिसमें खर्च कम आ रहा है वो भी उपयोग नहीं करते। आंवला बहुत सस्ता है लेकिन उपयोग नहीं करते हैं। सहजन जो है बहुत सस्ता है, सहजन की जो फली है, सहजन खाना चाहिए, सहजन के पत्तों का पाउडर खाना चाहिए, लोग खाते नहीं। अलसी पे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अलसी 10 से 15 ग्राम, आई थिंक 20 से 25 ग्राम, और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि 20 से 30 ग्राम अलसी आपके पेट में रोज जाना चाहिए, लेकिन अलसी कोई खाता नहीं। ये बड़े दुख की बात पूरे देश में चल रही है। आज जो लोग भी अभी बहुत सुनने में आ रहा है, लोग जो है कोरोना से हार के, और कई लोग निकल रहे हैं, हमारे खरगोन जिले में भी, इंदौर में भी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लोग योगा प्राणायाम भी नहीं करते हैं। मेरे बार बार, मैं तो योगा प्राणायाम पे भी ट्रेनिंग देता हूँ, मैं योग शिक्षक भी हूँ, और लोग अपने पोषण पे ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी उसका एक हिस्सा साहब, छोटा सा। विटामिन सी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और एंटीऑक्सीडेंट, 3 महत्वपूर्ण काम ये करता है। इसलिए आपको आपके खेत में अमाड़ी लगाना चाहिए, आपके खेत में अमाड़ी के पौधे होना चाहिए। अरे पैसा कमाना ठीक है, आपका 20 एकड़ जमीन है, आपने मोनोक्रॉप लगा दी, अरे आपने अपने परिवार के लिए क्या किया। रही बात इसके, जब भारत में अपन लोगों को इसको खाना सिखाएंगे, इसका शरबत बनाना सिखाएंगे, तब इसकी डिमांड बढ़ेगी साहब। ये आपके क्वेश्चन आएंगे कि हम अमाड़ी यदि लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं, तो हमें मार्केट क्या मिलेगा इसका, हम इससे पैसा कैसे कमाएंगे। अरे साहब, सबसे पहले तो आपका परिवार है, फिर आपका गांव है, फिर आपके गांव से बाहर शहर है। लोगों को सिखाओ इसका शरबत बनाना, लोगों को सिखाओ इसकी चाय आपको पीना चाहिए। ये दिक्कत मुझे पूरे देश में ये आ रही है। मैं चूंकि प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देता हूं और देशी बीजों पे काम करता हूं, तो ये दिक्कत पूरे देश में ऐसी आ रही है कि इनको बेचे कहाँ। इसको आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो पके हुए जो भी उत्पाद हैं, उसके लिए पूरे देश में जो है मार्केट बहुत अच्छे से मिल नहीं रहा। हमारे कई लोग जिनके अच्छे नाम हो गए, जो लोग इसको जानने लग गए, तो वो लोग तो अब उनकी चीजें बिकने लग गई है।
लेकिन ये स्ट्रगल तो चल रहा है साहब, ये संघर्ष तो भी चल रहा है। हमें उपभोक्ता तैयार करने पड़ेंगे, हमें लोगों को इसका शरबत बनाना, इसका शरबत, इसकी चाय बना के पिलाना पड़ेगी। रही बात, ये 2 चीज 3 चीज तो मैंने बता दी आपको। अब आता है इसका बीज। मैं महाराष्ट्र में गया, चूंकि महाराष्ट्र में अमाड़ी पे ज्यादा काम होता है। जो मुझे बुक मिली है मनोहर परचूरे जी की, तो मनोहर परचूरे जी ने इसके ऊपर बुक लिखी है, घुंघरा द वंडर क्रॉप, जो मेरे पास में है। और ये जो बुक है, ये बुक में सारी चीजें दी हुई है। अब ये बुक छपना ही बंद हो गई। इस बुक, ये इंग्लिश में है और इसकी फोटोकॉपी मैं कई जगह भेज चुका हूं। और मुझे, यदि आप लोग चाहेंगे तो इसकी एक बुक वापस अपन बना सकते हैं, या इसकी फोटोकॉपी करके मैं आप लोग तक पहुंचा भी सकता हूं। इसमें काफी कुछ डिटेल दिया हुआ है, जो कि आप इसको पढ़ के आप इसको सीख सकते हैं और इसमें जानकारी ले सकते हैं। मोटी मोटी बात, अब इसके बीज के बारे में आपको बता दूं। मेरी आवाज बराबर आ रही है? हेलो? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका जो बीज है, अब ये केवल बीज ग्रो करने के लिए नहीं होता साहब, केवल कि इसका वापस अगले साल बोएंगे, इसका उपयोग केवल इसीलिए नहीं होता है। इसको बोने के लिए तो आपको रखना ही है अगले साल के लिए, क्योंकि ये तो देशी बीज है। इस पे कोई वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई छेड़खानी नहीं की है, इसको कोई हाइब्रिड नहीं किया है, ठीक है। तो ये बीज वर्षों से चला आ रहा है और वर्षों तक आपके पास रहेगा। तो ये बीज, एक तो आपके पास यदि ज्यादा हो जाए, 40 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, तो ये लगभग मार्केट में कम से कम 50 रुपए किलो तक तो ये जाएगा। हमारे यहाँ पे जो बीज जिनके पास कम है, वो कई हमारे किसान भाई लोग इसको 100 रुपया, 150 रुपए किलो भी उपलब्ध कराते हैं, कुरियर का चार्ज लग जाता है। तो ये 50 रुपए किलो में तो आराम से जाएगा। अब रही बात इसके उपयोग की, तो अगले साल पौधे लगाने के साथ ही साथ में आपको इसमें आता है ऑयल। अभी मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि इसको चीन में इसका ऑयल का उपयोग करते हैं। और जब मैं महाराष्ट्र गया था, तो महाराष्ट्र के कुछ किसानों के बीच में मैं जब रहा हूँ और आज भी उनसे बात करता हूँ, वो लोग भी इसका ऑयल निकाल के, इसका तेल निकाल के, ये बहुत अच्छा खाद्य तेल आपको इसका मिलता है। मतलब इसके तेल को आप आराम से, आप सब्जी फ्राई करें, आप इसमें पूरी तलें, आप इसको तेल को आप किसी भी रूप में खाने में उपयोग करें। एक तो तेल के रूप में उपयोग करें। अब इसका ऑयल परसेंटेज अभी मुझे बहुत कंफर्म नहीं हूं कि इसका ऑयल परसेंटेज कितना होना चाहिए, फिर भी मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 28% इसमें ऑयल तो रहता होगा। मूंगफली में जैसे 40 से 45% ऑयल रहता है, इसका ऑयल परसेंटेज मेरे हिसाब से 25 से 28% तो होगा। अभी इसका पूरा प्रैक्टिकल मैंने किया नहीं है, मेरे किसानों से मैं और इसको कंफर्म करके आपको और बता दूंगा। रही बात, वो तेल एक खाद्य तेल के रूप में आ गया। उसमें जो खली निकलेगी, वो खली आप जो है आपके गाय को, बैल को, आपके मवेशी को, पालतू जानवरों को आप खिलाएंगे तो उनको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। और रही बात, आपके पास ज्यादा बीज है, तो हमारे खरगोन जिले में एक गांव है डोंगर गांव, मेरा दिलीप पाटीदार करके मेरा किसान है, उसने इसके बीजों को, मैं जब मेरे कहने पे उसने इसका आटा पिसवाया बीजों का, उसके पास थोड़ा ज्यादा हो गया था बीज, 30-40 किलो बीज हो गया था। तो बोले साहब इसको मैं क्या करूं, मैंने इसका आटा पिसवाओ। और आटा पिसाने के बाद उसको मैंने कहा कि भाई 50 ग्राम से लगा के 100 ग्राम पर डे एक गाय को, एक भैंस को तुम खाने को, इसको खाने के साथ में दो। तो उसने 50 ग्राम आटा पर डे खाने को इसको साथ में दिया। उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए, 25% से लगा के 30% तक दूध की मात्रा बढ़ी है। उसके शरीर में ग्लो आया है गाय के, भैंस के, और दूध की मात्रा बढ़ी है, दूध की क्वालिटी बढ़ी है, क्योंकि इससे अच्छा प्रोटीन मिल जाता है मवेशी को। तो इसका आटा मवेशी को, इसके बीजों का आटा मवेशी को खिलाना चाहिए। इसका तेल निकल जाएगा, इसका आटा बन जाएगा, ये बीज का है ना। और मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसको दक्षिण अफ्रीका में इसके बीजों को भी खाया जाता है। ये मैं उस पुस्तक में पढ़ रहा था, काफी कुछ मैंने इसको दिखाया। वो चीन में तो इसके तेल को उपयोग करते हैं, हमारे
महाराष्ट्र में भी इसके तेल का उपयोग हमारे किसान भाई लोग जो जीरो बजट से जुड़े हुए हैं वो लोग इसको खाने का काम भी लेते हैं। अब रही बात वर्धा, जब मैं गया था, वर्धा में एक सेंटर है, सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस, उसका नाम है CSC सेंटर, सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस। वहां पे एक गांव को डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम हो रहा है, जैसे सोलर पे काम हो रहा है, वहां पे प्राकृतिक घर कैसे बनाते हैं वहां पे सिखाते हैं, प्राकृतिक घर बने हुए हैं। उसके बाद वाटर रिचार्जिंग, आपके बोरिंग के रिचार्जिंग, और गांव से जुड़ी हुई बायोगैस प्लांट, उसके बाद मधुमक्खी पालन, वहां पे काफी कुछ सिखाया जाता है। मेरे ख्याल से देश के किसानों को एक बार वहां पे विजिट करना चाहिए। सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा, ये नागपुर के पास में। तो वर्धा में जब मैं गया था वहाँ CSC सेंटर पे, तो वहां पे इसकी ट्रेनिंग देते हैं। इस अमाड़ी के सूखे हुए फूल या गीले फूलों से जेम, जेली, पेप्सी, चटनी और चाय कैसे बनाना। मैं वहां पे रुका था मगन संग्रहालय में वर्धा में, और मगन संग्रहालय में मैं शाम को जब वहां पे जो संचालिका है डॉक्टर विभा गुप्ता जी, वहां अभी भी संचालिका है, उनके पापा ने गांधी जी के साथ में काम किया था, और गांधी जी उस मगन संग्रहालय में रुके भी थे, वहां काफी जाते थे, और मैं भी जाके वहां पे कई बार रुक चुका हूँ। मेरे गुरुजी सुभाष पालेकर जी ने वहां पे हमको ट्रेनिंग भी दी है, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की मैं वहां पे रुक चुका हूँ। और वहां पे मैंने इसका 20 रुपया पेट करके एक गिलास शरबत पिया था। तब तक इसका शरबत मेरे निमाड़ में, तो ये फूल काफी सालों से हो रहा है, इसको हम लोग दाल सब्जी में खटाई के लिए उपयोग में करके हमारे किसान लोग आज भी करते हैं। और इसके पत्तों को गीले पत्तों को कूट के, और कूटने के बाद उसको उसकी अमाड़ी की भाजी बनाते हैं हमारे निमाड़ में, और वो अमाड़ी की भाजी तुअर दाल के साथ बना के, अमाड़ी की भाजी और मक्का की रोटी, ये हमारे यहाँ की डिश बनती है। लेकिन मेरे निमाड़ के किसान गांव के जो है वो इसका शरबत पीना नहीं जानते थे। मैंने लगभग 2011-12 में मैं गया था वर्धा, और तब मैंने पहला शरबत का ग्लास वहां पे डॉक्टर विभा गुप्ता जी के उस मगन संग्रहालय में पिया, 20 रुपया पेट करके। फिर मैंने पूछा ये काय का शरबत है? बोले ये तो अमाड़ी का शरबत है। मैंने कहा इसको 60 रुपए की एक बोतल में हमको दी थी, वो बोतल में खरीद के लाया था प्रिजर्व की हुई। मैंने डॉक्टर विभा गुप्ता जी से पूछा कि इसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो उन्होंने कुछ तरीके बताए थे, वो मुझे अभी एकदम से याद नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा कि इसका शरबत प्रिजर्व करके कैसे रखा जा सकता है। और डॉक्टर विभा गुप्ता जी का नंबर भी आपको दे दूंगा, ताकि, और आप वहाँ पे CSC सेंटर पे आप जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। और मैंने एक अभी मेरे कुछ किसान लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं वर्धा में, एक सेंटर और है जहाँ पे ये अमाड़ी के और दूसरी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग आपको वहां से मिल सकती है। तो वो शरबत मैंने पिया था वहां पे। फिर वहीं पे हमको बताया गया था डॉक्टर विभा गुप्ता जी ने कि इसकी चाय बनाओ। तो CSC सेंटर से एक पंड्या जी थे, वो मेरे खरगोन में ट्रेनिंग देने के लिए आए। मेरे खरगोन जिले के पास एक गांव है उपदी, उपदी गांव में मैंने इसकी ट्रेनिंग रखी, अमाड़ी के शरबत और अमाड़ी की चाय कैसे बनाते हैं। और एक ट्रेनिंग हमने और दी थी गांव में, वो था कि सोयाबीन से दूध कैसे बनाते हैं, सोयाबीन का, और सोयाबीन के से उसकी दाल कैसे बनाते हैं, उसको गेहूं के साथ या अन्य जो है खाने के मक्का ज्वार के साथ उसकी दाल का आटा बना के कैसे उपयोग में किया जाता है। ये 2 तरह की ट्रेनिंग हमने उपदी गांव में दी थी। और वहां पे अब उपदी गांव के लोग बाग अपने घर में अमाड़ी का शरबत और अमाड़ी की चाय बनाना सीख गए हैं, और कोई मेहमान आता है तो उसके हाथ जो है अमाड़ी का शरबत देते हैं। तो मेरा ऐसा संदेश है पूरे देश को कि साहब, आपके घर में मेहमान आए तो इसका शरबत पिलाओ गर्मी में, आपके घर में मेहमान आए तो ठंडी में इसकी चाय बना के, काढ़ा बना के पिलाओ, बिना दूध की बनेगी वो, ताकि उसको पोषण मिले, आपके मेहमानों को भी सीखने मिले। आपके घर में कोई आयोजन हो, आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, आपके घर में कोई सगाई हो,
आपके घर में कोई शादी हो, उसमें भी आप इसका शरबत गर्मी में या ठंड में इसकी चाय बना के दे सकते हैं। अभी हमारे खरगोन में एक अग्निहोत्र सेंटर है, मंडलेश्वर के पास में। वहां पे अंग्रेज लोग आते हैं, विदेशी लोग। तो वहां पे मैंने, उनके पास जगह है खेती की, वहां पे मैंने इसकी अमाड़ी की फसल लगवाई, और अब वह अंग्रेज लोग जो आ रहे हैं, इसका शरबत और इसकी चाय बड़े चाव से पी रहे हैं। तो साहब, ये केवल भारत में नहीं, ये विदेश में भी इसका प्रचलन है। और अभी मुझे जब बॉम्बे से एक डिमांड आई थी, उस डिमांड में मुझसे करीब 1 टन, मतलब 10 कुंटल इसका फूल मांगा था। एक जगह डिमांड आई थी कि साहब हमको 5 टन इसका फूल चाहिए। अब मेरे लिए एक बड़ा वो था कि साहब 5 टन मतलब 50 कुंटल मैं इसका फूल आपको कहाँ से दूंगा, क्योंकि हमारे पास तो किसी के पास 2 किलो फूल है, किसी के पास 5 किलो फूल है, 10 किलो फूल है। अभी एक महोबा यूपी में एक किसान ने इसको आधा पौना एकड़ में लगाया था। उसका वो बीज हमारे निमाड़ से, हमारे मालवा से ही लेके गया था मेरे किसानों से। उसने पौना एकड़ में, 1 एकड़ में ये अमाड़ी लगा दी थी साहब। अब उसके पास फूल हो गया था कुंटलों से, करीब 80-90, 1-1.5 कुंटल 2 कुंटल फूल हो गया था। जो भी उसके पास 2-2.5 कुंटल फूल था। अब वो बोले साहब इसको मैं कहाँ बेचूं? तो मैंने काफी प्रयास किया, और मैंने मेरे फेसबुक पे उसकी पोस्ट डाली। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अ, म- मेरे ही थ्रू वो बीज उसका बिका केवल 200, उसका फूल जो बिका केवल 200 रुपए किलो में उसको बेचना पड़ा। उसमें केवल उसकी लागत निकली, उसने ऐसा मुझे बताया कि साहब मेरी लागत निकली, और मेरे घर के लिए, मैंने खाने के लिए साल भर का फूल निकाला, और मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा दुख लगा। हम सबको मिलके इसको जो है ना, इसका मार्केट तलाशना पड़ेगा। एक कंपनी का फोन था जो कि इसका जो है वो कफ सिरप वगैरह बनाते हैं, और उन्होंने अमाड़ी का जो है, अमाड़ी को हिंदी में अमाड़ी बोलते हैं भाई साहब। तो वो कफ सिरप वाले ने जब, जिसने 1 कुंटल 1 टन 2 टन मांगा था, उसको मैंने सैंपल हमारे किसान के थ्रू मैंने भिजवाया था बॉम्बे। और वो सैंपल उन्होंने बोला कि आपके अमाड़ी में जो कलर है, वो कलर हमको कम मिला। हमको विदेश, कुछ किसी देश से उन्होंने उसको, दूसरे देश से उन्होंने जो सैंपल बुलाया था, उसको उन्होंने सिलेक्ट करके उनसे उससे खरीद लिया। अब मुझसे पूछा गया था कि इसका फूल आप क्या भाव देंगे? तो मैंने इसका जो मोटा-मोटा अनुमान निकाला है साहब, कि इसमें करीब-करीब किसान को 400 रुपए 1 किलो फूल निकालने में सूखा, लगभग 400 रुपया खर्चा हो जाता है। अब वो महोबा वाले किसान ने कैसे उसको 200 रुपए पर केजी में उसने बेचा, मैं समझ नहीं पाया, और उसका भाव निकल गया। घर के लोग होंगे जो कि काम करते होंगे, और घर के लोगों का उसने श्रम जोड़ा नहीं होगा। लेकिन मेरा ऐसा मोटा-मोटा मानना है कि इसका 1 किलो फूल यदि आप निकालेंगे, तो उसमें लगभग आपका घरेलू खर्चा आएगा सूखे हुए फूलों का 1 किलो का 300 से 400 रुपया। अब मैंने जो मुंबई की कंपनी थी, जिसने जो डिमांड, वहाँ से फ़ोन आया था सूरत से, उन दोनों को मैंने इसका 600 रुपए किलो भाव बताया था। वो बोले साहब इसका भाव और कम करो। मैंने 500 तक का भी बोल दिया था कि चलो ठीक है, ज़्यादा लगाएँगे तो 500 रुपए किलो तक का भी इसको हमारे किसानों को भाव मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने विदेश से ले लिया, और वो डीलिंग मेरी हो नहीं पाई। वो डीलिंग क्या, मैंने तो उनको बोला था कि साहब आप हमको ऑर्डर करें, तो मैं 10-20 एकड़ में मेरे जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनके खेतों में लगवाऊँगा, फिर उसमें से फूल निकालूँगा, और आपको पूरा नेचुरल फार्मिंग से पका हुआ फूल, सूखा हुआ इस भाव में आपको उपलब्ध करवाऊँगा। लेकिन वो डीलिंग हो नहीं पाई। अभी इसको फैलाने में हम सबको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो पूरे देश के किसान अम्बाड़ी को पहचाने। अभी तो उनके दिमाग में प्रश्न आता है कि ये अम्बाड़ी होती क्या है? तो जैसे बंसी गेहूँ पूरे देश में हमने फैलाया, अभी भी कई लोगों को बंसी गेहूँ क्या होता है नहीं मालूम। मैंने 1-1 किलो, आधा-आधा किलो बीज बिहार, हरियाणा और गुजरात, राजस्थान, मैंने पूरे देश में इसको पहुँचाया।
अब वहां कुंटलों से बंसी गेहूं हो रहा है। फिर भी कई किसानों को मालूम नहीं कि बंसी गेहूं होता क्या है। तो ये अमाड़ी को पूरे देश में फैलाने के लिए हमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी साहब। सबसे पहले तो किसानों को इसका उपयोग खुद करना आना चाहिए, या उन्हें अपने परिवार के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ग्रो करके लोगों को इसको खाना सिखाए, अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को। और उसके बाद इसका मार्केट हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि भारत के लोगों को, भारत के किसान को, भारत के आम लोगों को, भारत के आम लोगों को यदि हमें पोषित रखना है, हमको भारत को स्वस्थ रखना है, भारत के हर इंसान को स्वस्थ रखना है, तो अमाड़ी उसमें से एक पार्ट है साहब। विटामिन सी की कमी दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, हीमोग्लोबिन कंट्रोल करने के लिए, और उसको स्वस्थ रखने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है ये तत्व डालने के लिए। तो ये एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमको पूरे देश के लिए। मैं तो साहब पागलों जैसा अभी खरीफ के पहले जब गर्मी में ट्रेनिंग देने गांव-गांव जाता हूं, तो मेरे झोले में जो है देशी साठी मक्का, सात पानी ज्वार और ये अमाड़ी और ये से थोड़े-थोड़े बीज में लेके गाँव में ट्रेनिंगों में जाता हूँ। जब मैं कृषि विभाग की कोई ट्रेनिंग देता हूँ किसी कृषि मेले में, या हमारे यहाँ किसान संगोष्ठियाँ होती है, किसानों को हम गाँव में ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को केवीके में, कृषि विज्ञान केंद्र में बुला के ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ भी मेरे झोले में ये बीजों को मैं ले जाता हूँ और किसानों को फ्री में बाँटता हूँ। और अमाड़ी का बीज तो आप प्रसाद जैसा, मैं आपको बताऊँ कि ये यदि मैंने चुटकी भर लिया है तो इसमें कम से कम 100 दाने आ गए। तो मैं एक-एक चुटकी बीज किसानों को जो है इसमें देता हूँ, ताकि ये फैल सके। इसको मैंने काफ़ी फैलाया साहब। पिछले 10 साल से इस अमाड़ी के बीज को मैंने पूरे देश में पहुँचाया। और जब मैं करनाल गया साहब, मेरा एक परमिंदर करके मेरा किसान है, वो करनाल से मेरे घर आया था बंसी गेहूँ लेने, साठी मक्का लेने। वो जब करनाल गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया था करनाल। मैं एक ऑर्गेनिक एक्सपो में था ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ पे अटेंड करने के बाद मैं करनाल परमिंदर जी के खेत में गया था हरियाणा में। और जब मेरे भेजे हुए बीज अमाड़ी के मैंने उनके खेत में देखे तो मैं बहुत खुश हुआ साहब। बोले साहब अब तो शरबत भी बन रहा है, अब तो चाय भी बन रही है। तो खुशी ऐसे मिलती है साहब। ऐसे ही मुझे पूरे देश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, सब जगह से मुझे फोन आते कि साहब अब आपके भेजी गई अमाड़ी अब हमारे खेत में लग रही है, वो इसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो साहब हमारे करोड़ों किसान है पूरे देश में। सबसे पहले तो ये बीज उनके पास पहुंचे और ये पौधे उनके खेत में लगे और उनका परिवार इसको खाना चालू कर दे, इसका शरबत पीना चालू कर दे, इसके बीजों का आटा उनके मवेशी को मिले, इसके बीजों का तेल उनके परिवार को मिले, और इसका शरबत, इसकी चाय उसके परिवार के लोग उपयोग करें। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल दिक्कत क्या आ रही साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो जी, वो आपका जो वीडियो है वो फ्रीज हो चुका है सर, तो एक बार आपका वीडियो हमने कोशिश की है, लेकिन वो दोबारा से आपकी स्क्रीन पे आपका वीडियो जो है तो रुका हुआ ही आ रहा है। आप अपना कंटिन्यू रखें सर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जी इसको मैंने टच किया तो ये कुछ हुआ था, मैंने सामने बताने की कोशिश की थी तो कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज क्लियर है जी। लेकिन ठीक है सर। तो मेरा ये है कि ये अमाड़ी इस खरीफ में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और इसका जो मार्केट ढूंढने का जहाँ तक बात है अपनी, हम लोग इसको मिलकर इसका मार्केट ढूंढे। अभी तक तो एक फोन मुझे
बॉम्बे से आया, एक सूरत से आया, बड़ी डिमांड का। और वो लोग पूरे पत्ते खोल नहीं पाए थे, मुझे बता नहीं रहे थे कि इसका उपयोग कहाँ, कैसे, क्या होता है, कब सिरप बनता है। एक ने बताया था, एक ने बोला कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाई बनती है कुछ, एक ने बोला कि इसका हम कलर अलग करते हैं, इसके कलर का उपयोग कई जगहों पे होता है, अमड़ी का जो लाल कलर है उसका उपयोग कई जगह होता है। ये तरह तरह की चीजें मुझे फोन के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा मालूम पड़ी थी। बहुत डिटेल मुझे अभी तक इसका मालूम नहीं पड़ा है कि इसका नागपुर में इसकी वाइन बनती है, ऐसा परचुरे जी ने मुझे बताया था। वो किस किस ढंग से कहाँ का नागपुर में इसकी डिमांड है, जो वाइन बनाते हैं वो लोग इसको खरीदते हैं, वहाँ के किसान मुझे बताते हैं। बाकी इसका पूरा मार्केट हमको मिलकर तलाश करना पड़ेगा। तो ये हमारे पूरे देश में पहुंचे और इसका उपयोग पूरे देश में हो, ये मैं चाहूंगा। मैं फिर से बता दूं कि ये खरीफ की या फिर मई में, 15 मई के बाद इसको कभी भी लगा सकते हैं, 15 जून के बाद बारिश, और 1 जुलाई, इवन अगस्त में लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर तक भी इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के 15 जून से और जुलाई 15 तक इसको आप लगा देंगे, क्योंकि 90 दिन की फसल है ये। जितना लेट लगाएंगे उतना लेट से आएगी ये। करीब 90 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। बीच बीच में इसका उपयोग आप करें। जिन्हें रस्सी का उपयोग करना है वो उसका रस्सी वाले जो बीज हैं वो मड़ी का बीज भी मेरे पास उपलब्ध है। यदि आपको जो 12 फीट कैट लेता है उसमें लाल फूल नहीं लगते हैं, उसमें थोड़े कांटे आएंगे, और लेकिन उसकी रस्सी 1 नंबर बनेगी, ये बात पक्की है। और इसकी भी छाल यदि आप निकालेंगे, लाल अमाड़ी के पौधे में से भी सूखने के बाद यदि आप इसकी छाल निकालेंगे, तो वो छाल को मैं तो 1-1.5 फीट की छाल मैंने निकाली थी और उसको तोड़ने का प्रयास किया था, तो मेरी ताकत तो उतनी नहीं है कि मैं उसको तोड़ पाऊं। मेरे ख्याल से इतनी पक्की वो उसकी छाल होती है जिससे आप रस्सी भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक पोषण का खजाना है ये अमाड़ी, और इसका बीज मेरे पास, मेरे किसानों के पास अभी पर्याप्त है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब कुंटलों से बीज तो नहीं मिलेगा। किसी के पास 20 किलो है, किसी के पास 10 किलो है, किसी के पास 5 किलो है, किसी के पास 40 किलो है। मथुरा वाले किसान के पास लगभग 50-60 किलो है। महोबा वाले किसान के पास लगभग 1-1.5 कुंटल होगा। कुल मिला के क्योंकि इसकी आप 100 ग्राम भी बीज आपको मिल गया तो आपके कम से कम 1000 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसको जो है, और महाराष्ट्र में भी मेरे किसान हैं, यदि ज्यादा बीज की डिमांड है तो पूरे देश में मैं तलाश करूंगा और वो नंबर सब आपको दूंगा ताकि आप उनसे बीज ले लें। या जो उपभोक्ता हैं, जो घर में जिनको फूल चाहिए शरबत के लिए, और अभी ठंड, बारिश आएगी, ठंड आएगी तो इसकी चाय बनाने के लिए, तो आप इनसे फूल भी आप ले सकते हैं। फूल आपको कम से कम 500-600 रुपए किलो से कम कोई देगा नहीं, क्योंकि उतना उसको पूरेगा नहीं। मैं खुद भी 500-600 रुपए किलो मेरे किसानों को दे के मेरे घर के उपयोग के लिए मैं फूल खरीदता हूँ साहब। मैं तो इसका साल भर उपयोग करता हूँ। मेरा छोटा परिवार है, फिर भी मेरे को 3 किलो 4 किलो फूल साल भर लग जाता है, जिसका कि मैं घर में चाय में, शरबत में और दाल सब्जी में डाल के मेरे घर पे उपयोग करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरे देश में ये फैले, हर उपभोक्ता इसका उपयोग करे। इसका हम लोगों को, उपभोक्ताओं को उसको सिखाएं कि कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। तो जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। हम आज के ये जो सेशन है इसके लिए काफी सारी इंक्वायरीज हैं हमारे पास, तो आपके आपके प्रेजेंटेशन के बाद जो है आपके सारे वक्ताओं, सारे जो है श्रोताओं के माइक ऑन किए जा रहे हैं और आप अपना परिचय और अपना जिले का नाम बताते हुए आपके सवाल को श्री पूर्णा शंकर वारची जी से रख सकते हैं। तो हम ये सेशन शुरू करें सर? जी शुभम जी। शुभम जी। जी सर। वीडियो चल सकता है क्या शरबत बनाने वाला? कोशिश करते हैं सर।
हाँ ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, चल जाए तो जी। बहुत अच्छा होगा। फिर इसके बाद अपन जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें। हाँ, सुरेश थोड़ा जी, बता दीजिए। सुरेश जी आप एक बार ट्राई कीजिए कि ये वीडियो जो है हम लोग देख सकें। इस बीच में मैं चैट बॉक्स से कुछ सवाल हैं वो ले लेता हूँ, तो अपना जो ये पार्ट है ये चलता रहेगा। एक सवाल मेरे मन में है सर, ये क्या ये अमाड़ी जो है रोजेला नाम से भी जानी जाती है, और इसको क्या बीज से लगाया जाता है या इसकी नर्सरी बना के फिर इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? यदि आप ट्रांसप्लांट करें तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। जब जब रहर को अपन कर सकते हैं, आवाज आ रही है इसको भी वीडियो आप। की? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुरेश भाई, आवाज आ रही है। ये वीडियो फिर का प्ले हो रहा है, मैं फिर से स्टार्ट से करता हूँ वीडियो। जी धन्यवाद। ये शरबत बनाने का तरीका है लाल अम्माड़ी से। ये आपको पीएस बारजे साहब का यूट्यूब चैनल है, इसके आधार पे मिल सकता है। तो इसके सूखे फूलों से आप शरबत कैसे बना सकते हैं इस बारे में ये वहां पे भी देख सकेंगे, और यहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि आपको दिखाई दे। जी प्ले कर दीजिए इसे। सर अगर आप आवाज आवाज यहाँ पे म्यूट है, आप चाहें तो आप इसको कुछ डिटेल दे सकें। आवाज म्यूट रखिए इसकी। टेक्निकली ये कुछ जो संभव नहीं है सर, आप बोल सकें अगर इस हाँ, बारे में। देखिए देखिए, ये अमाड़ी के फूल है। ये फूल इस ढंग से दिखते हैं, और इसमें दिख रहा है इसके, इसमें जो ग्लास में आपको जो कलर दिख रहा है, ये इस टाइप से ऐसा कलर बनता है। इसमें जिसको डायबिटीज नहीं है वो शक्कर मिला के या गुड़ मिला के इसका उपयोग कर सकता है। आपको एक तपेली लेना है, और तपेली में इसका फूलों को आपको डुबाना है। लगभग आधे घंटे, पौना घंटे में बीच बीच में इसको हिलाते रहे, तो ये कलर छोड़ देगा। पहली बार का जो कलर छूटेगा आधा पौना घंटे में, वो कलर इसमें पहली बार का छूट जाएगा। उसको आप छान के जो है अपने ग्लास में ले लें, और एक बार का पानी इसमें और डाल दें। तो बाकी जो कलर बचा, मैं तो इसको बाकी रख के फ्रिज में भी रख देता हूँ। एक बार का पानी बाहर निकाल के एक आध घंटा, पौना घंटा इसको जो है पहली बार का शरबत निकाल के और वापस पानी डाल के इसको फ्रिज में रख देता हूँ। तो मुझे 2-4 घंटे बाद या एक दिन के बाद भी जो शरबत मिलता है, वो फ्रेश शरबत वापस एक बार का और मिल जाता है। तो इसको लगातार फ्रिज में भी रख के आप 2-3, कम से कम 2 दिन आप रख सकते हो। 2 दिन तक इसका शरबत आपके फ्रिज में, निकालने के बाद भी आप फ्रिज में रख दो, और उसको डाइल्यूट करके, जैसा आपको खट्टापन चाहिए, है ना, वैसे 100 ग्राम फूल यदि रहेंगे आपके, तो 100 ग्राम फूल से 35 ग्लास शरबत फ्रेश पहली बार का मिलेगा। और एक बार का आप और पानी डाल के आप उसको रखेंगे, तो 35 ग्लास शरबत एक बार का और बन जाएगा। 100 ग्राम फूल बहुत होता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है सूखने के बाद। तो ये इससे आप शरबत ले लें। और चूंकि ये वीडियो में आपका केवल शरबत दिख रहा है, अभी ठंड के दिन आएंगे, बारिश के दिन आएंगे, थोड़ी ठंडक रहेगी, तो आप पानी उबालें, थोड़ा सा फूल डालें, और उबालने के बाद लाल कलर का वो पानी उबलने के बाद हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और छान के आप बढ़िया इसकी चाय पिए। आपको इतना फ्रेशनेस लगेगा, इतने आपके अंदर ऊर्जा महसूस होगी, बहुत शानदार। और शरबत पीने के बाद भी आपको, यदि आप 42, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में भी खेत में निकल जाए या बाहर किसी काम में निकल जाए, तो आपको लू नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी। इस शरबत पीने के बाद आप 1 गिलास शरबत पी के आप धूप में निकल जाओ, तो आपको लू बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको जो है, आप बढ़िया पसीना भी आपको थोड़ा कम आएगा इस शरबत पीने के बाद। मतलब आपको उस गर्मी का असर कम आएगा। देखिए जैसे इसमें लिखा है, इसकी चाय बनती है, शरबत बनता है, जैम बनता है, जेली बनता है, पेप्सी बनती है, वाइन बनती है, इसका जो है कफ सिरप बनता है, इसके कलर को निकालने के बाद कई मेडिसिन में उपयोग करते हैं। बहुत सारे इसके उपयोग हैं साहब, बहुत सारे उपयोग हैं। निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है, ये बहुत फायदेमंद है जी। अभी ये वीडियो पूरा हुआ है सर। हेलो। हाँ जी सर, वीडियो गया सर। हेलो जी जी। जी धन्यवाद सर।
अब हम ये कोशिश करते हैं कि अपने जो श्रोता हैं उनके माइक ऑन किए जा रहे हैं और आप आपके परिचय को देते हुए आपके सवाल को सर के साथ जो है साझा कर सकते हैं। जी सर, स्वागत है। प्रकाश मालपानी जी, आपका हैंड रेज है तो आप आपका सवाल सबसे पहले पूछ सकते हैं। जी श्री प्रकाश मालवानी जी, आप आपका सवाल रखिए। भारतीय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया है मालपानी जी, क्या बात है। बस बहुत बढ़िया, आपका स्पीच सुनी और हाँ बहुत हाँ अच्छा लगा। इस अंबाडी के बारे में यवतमाल के सुभाष शर्मा जी हैं, पहली बार मैंने उनको सुना था हाँ 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 और वो भी यही ये सब प्रोडक्ट बताने का बताते हैं, तो बहुत जी अच्छा हाँ है। जी अच्छा साहब, दूसरा ये जो आपने मनोहर जी की जो बुक के बारे में बोला है, तो उसकी हाँ हाँ पीडीएफ बना के आप शेयर कर देंगे अगर आपके उस पे यूट्यूब वगैरह पे, तो बहुत अच्छी सबको किसानों को फायदा हो जाएगा उससे। इसकी और वो पीडीएफ बनाने की मैं करूंगा साहब, कोशिश करूंगा, हाँ, तो देखूंगा। कोशिश आप करवाएं तो बिल्कुल पीडीएफ बन जाएगी, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें आप अटैच करवा सकते हैं साथ में। बराबर बराबर बराबर। और ये डॉक्टर विभा गुप्ता जी का नंबर आप बोले थे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैं तो, आप तो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो हाँ हाँ, मैं मैं आपसे व्हाट्सएप कर संपर्क दूंगा। कर लूंगा, ले लूंगा फिर बाद में, कोई दिक्कत हाँ, डॉक्टर विभा जी का नंबर दे दूंगा मैं, नहीं। जरूर है जी, ना। जरूर। थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक हाँ यू जी सर। हाँ जी। का आपने दिए, थैंक यू। सत्येंद्र कुमार धन्यवाद। जी, सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आप आपका सवाल पूछिए, आपका हैंड रेज है। जी सत्येंद्र जी। शायद सत्येंद्र जी आपकी नेटवर्क में नहीं है, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, तो आप आपका सवाल रख सकते हैं चैट बॉक्स में। सुरेश भाई, आप चैट बॉक्स से कोई और सवाल हो या और भी कोई श्रोता हो अपने बीच, तो आप मेरा अपना कुछ सवाल परिचय वगैरह दूं सर, परिचय दूं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी भैया। सत्येंद्र कुमार, सीतापुर उत्तर प्रदेश से सर। हाँ जी हाँ जी, आ जी रही बोलिए बोलिए। सर, इसको हमारे यहाँ आपका पौधा देखा है सर, तो सन तो नहीं कहते हैं इसको, जो निकाला जाता है, रस्सी बनाई जाती है सर? नहीं, सन अलग आता है साहब, सन का पौधा मुझे मालूम है। देखिए अच्छा अच्छा सन, अच्छा। सन अलग आता है, वो सन मेरे निमाड़ में अभी भी हो रहा है, और जी इसका सर। जो, इसको हरी खाद के रूप में भी किसान लोग है। इसका अच्छा, उपयोग हाँ कर रहे हैं, जी। है अच्छा ना। अच्छा। और इसका सर तेल किस चीज का निकाला जाता है सर? बीज का, इसका बीज होता है ना, वो ऑयल सीड कहलाता है। बीज, अच्छा इसके अच्छा बीज से तेल निकालते हैं, जी हाँ। अच्छा। इसकी बीघे में सर कितनी पैदावार हो जाती है, एकड़ में? देखिए इसको अभी हमने पूरा 1 एकड़ का पूरा कैलकुलेशन किया नहीं चलिए कोई बात है नहीं ना। सर, 1 बीघे का। नहीं, एक बता रहा हूँ मैं, यदि जी इसको जी। पूरा कैलकुलेशन का करके आप मेरा नंबर ले लेना, तो इसका पूरा डिटेल निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि यदि 1 एकड़ में इसको इंटरक्रॉपिंग में लेंगे या इसको केवल इस मोनोक्रॉप में इसको लगाएंगे, तो मैक्सिमम सूखा फूल कितना मिलेगा, कितना बीज मिल जाएगा सूखा हुआ आपको, ये डाटा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई साहब। अभी इसका फैक्ट मेरे को जो है, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से अभी 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 5 एकड़ में, जैसे मैं कपास बता सकता हूँ, मूंगफली बता सकता हूँ, अन्य फसल गेहूं बता सकता हूँ, ऐसा अभी ये प्रैक्टिस में आया नहीं है कि लोग इसको 1-1, 2-2, 3-3 एकड़ में लगाना चालू कर दें, क्योंकि इसमें डिपेंड करेगा कि इसको यदि 2 फीट की दूरी पे रखा जाए तो कितना, है ना, इसको 3 फीट की लाइन से लाइन रखे तो कितना, इसको जो है ट्रांसप्लांट करके लगाए तो कितना, वो सारे जो है डाटा मैं आपको बाद में दूंगा। जी, लकी पीएस जी, आप आपका परिचय दीजिए और आपके सवाल को रखिए। हाँ, मैं पीएस बारचे, मेरा नाम पूरा है पूर्णा शंकर बारचे। मैं खरगोन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद पे हूँ। अभी मेरी 35 साल की नौकरी हो गई है और लगभग 38 महीने और बचे हैं 62 साल के होने में, तो लगभग 3.25 साल की नौकरी अभी और बची है। मैं विगत 10 वर्षों से, मेरे गुरुजी हैं सुभाष पालेकर जी, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, और मैंने 2010 में उनसे ट्रेनिंग ली थी, उनके शिविर अटेंड किए। उसके बाद मैंने उनके 5 से 6 शिविर अटेंड किए हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। तो देशी बीजों की समझ,
और प्राकृतिक खेती की समझ मुझे सुभाष पालेकर जी ने दी। देशी बीजों की समझ मुझे वंदना शिवा ने दी। वंदना शिवा जी का देहरादून में जो है नवधान्य करके एनजीओ है, वो नवधान्य में इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है। मैं वहाँ पे 4-5 बार जा चुका हूँ, मैं जाता रहता हूँ। और वंदना शिवाजी देशी बीजों के संवर्धन के लिए मेरी गुरु, वो भी मेरी गुरु है। डॉक्टर विभा गुप्ता जी मेरी गुरु हैं, जो कि वर्धा में है। तो ऐसे मेरे गुरुजनों के सानिध्य में आने के बाद मैं नौकरी करने के साथ साथ, नौकरी के दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ मैं किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाता हूँ। मैं देशी बीजों का बैंक का संचालन करता हूँ। अब तो मेरे किसान पूरे देश के इतने सारे हो गए, मेरे खरगोन जिले के, इंदौर डिवीजन के, मध्य प्रदेश के, वो सारे स्टेट के, नेपाल के और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के किसान ये मुझसे जुड़े हुए हैं साहब। और हम देशी बीजों का संवर्धन कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं। ये अभियान गुरुजी ने हमको दिया हुआ है, वो इसको हम लोग फैला रहे हैं। जी तो ये काम मैं नौकरी में रहते हुए भी कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद सर। जी, कोई लकी प्रश्न जी, हो तो बताइए। लकी जी आपका परिचय दीजिए और आपके सवाल को रखिए। आपका जिनका भी हैंड रेज है, आपके एक एक करके परिचय देते हुए सवाल रख सकते हैं। नमस्कार जी, मैं प्रदीप सिंह, राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। जी सर, इस जैसा आपने बताया इसके फूल और बीज दोनों मिल सकते हैं, तो बीज के लिए तो फूल शायद गिर जाएंगे ना, या फूल और बीज? भाई साहब आप सुनिए ध्यान से। जब इसको 90 दिन के बाद काटा जाता है तो इसके पौधे पे से फूलों को हम लोग, गीले फूलों को तोड़ लेते हैं, ठीक है। और गीले फूलों को तोड़ने के बाद उन फूलों में से पंखुड़ियों को अलग करते हैं, और वो पंखुड़ियों के बीच में एक घेटी आती है, और घेटी में बीज, इसमें बीज रहते हैं। एक घेटी जैसे बनती है, उसमें बीज रहते हैं, ठीक है। तो पंखुड़ियों को अलग करके हम लोग अलग सुखाते हैं, और वो जो घेटी में जो बीज रहता है, उस बीज को हम लोग थोड़ा धूप में डाल देते हैं, उसके पूरे पौधे को। और वो घेटी जो जब पूरी तरह से सूख जाती है, वो फूट जाती है, उसमें से बीज अपने आप फेंकाता है। फिर डंडे से कूट कूट के उसमें से हम लोग बीज अलग कर लेते हैं। तो बीज अलग हो गया और फूल अलग हो गए। जी। अच्छा, इसका फूल कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? मैं तो साल भर खाता हूँ साहब इसको। होता क्या है, 6-8 महीने के बाद इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। जो एकदम जो शुरुआत में जो लालपन रहता है, धीरे धीरे जैसे ये 5-6 महीने के बाद, 7 महीने के, 8 महीने के बाद धीरे धीरे इसको आप छाव में भी रखेंगे तो थोड़ा कलर इसका डाउन होगा। लेकिन उसके बाद भी उसमें फंगस नहीं आना चाहिए, पूरा सूखा हुआ फूल रहना चाहिए, उसमें फफूंद नहीं लगना चाहिए, या अन्य उसको साफ सुथरा रखें, बीच बीच में धूप दिखाते रहे, हल्की धूप दिखा दें, तो उसका कलर डाउन होगा। उसके बाद भी यदि उसको आप चाय पियेंगे, शरबत पियेंगे, तो आपको वही टेस्ट मिलेगा, वही पोषण मिलेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। कैलाश शर्मा सर, पंजाब से। पंजाब से, बताइए, पूछिए साहब क्या शर्मा सर। हाँ शर्मा जी बताइए, पूछिए आप। जी सर, मैं एक्चुअली आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी सर, मुझे थोड़ा इसका पीले और ये जो लाल वाले हैं, इस बीज की उपलब्धता, मैं इसको पंजाब, हिमाचल और जम्मू में ट्रायल बेसिस में लगाऊंगा, किसानों का किस्म ले जाएंगे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो के किनारे इसको लेते, आज से 40 साल पहले। लेकिन आप ये है तो कहीं दूर चले गए हैं, जी दूर कर दिया उनको। जी, आपसे इतनी अच्छी बातें बताई हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि हमारा जो इतना। जी जी जी, मैं आपको पंजाब आपको बीज पहुंचा दूंगा साहब, मैं आपको वादा करता हूं, आपको इसका बीज मिल जाएगा, डीटीडीसी कुरियर से आपको मैं पहुंचा दूंगा, है ना। तो आपको इस खरीफ के पहले पहले पंजाब में आपको मैं बीज पहुंचा दूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर। सर की शायद आवाज कुछ डिस्टर्ब थी। हाँ, पंजाब से आवाज, हाँ हाँ हाँ।
तो उनका ये मुख्यतः सवाल था कि इसके बीज जो है हिमाचल और पंजाब में वो करना चाहते हैं और किसानों तक और भी जगह पे। कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलराम संदेश जी में। जी तो जी जी ये आपके माध्यम से सर काफी सारी जगह तक पहुंच सके। जो भी बिल्कुल किसान बिल्कुल रेट पे बेचना चाहे ऐसे किसानों को आपस में कनेक्ट करा दीजिए। बिल्कुल 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 उपलब्ध करा दूंगा। जी प्रदीप ठाकुर जी आपका हैंड रेज है, आप हाँ जी, अपना हाँ जी, सवाल दीजिए please। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार भारती साहब। नमस्कार जी, कहाँ से आप? आपका मैं चेन्नई से हूँ और ज्यादातर हाइड्रोपोनिक में मैं काम सिखाता हूँ लोगों को, और इसे हाइड्रोपोनिक में मैंने बहुत अच्छी तरह उगाया हुआ है। और सारी चीजें आपने जो बताई वो सारी चीजें, जैसे चाय बताई और बाकी जो चीजें आपने वो सारी चीजें उपयोग में ले रहा हूँ। और मेरे पास में काफी बीज हैं जिनको जरूरत हो तो आपके साथ में सहयोग में, कोई कमाने के लिए नहीं, लेकिन बीज अगर जरूरत हो तो मेरे पास में कम से कम 5-10 किलो तो मिल जाएंगे बीज। और ज्यादा भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साउथ में, आंध्रा में और तमिलनाडु में इसकी काफी उपयोगिता है, काफी लोग, और इसकी भाजी सब लोग खाते हैं यहाँ पे। हाँ, पत्तों की भाजी, पत्तों की भाजी। और यहाँ पे उसको गंगूरा की अचार बोलते हैं, गंगूरा चटनी बोलते हैं। वो चावल में डाल के सब लोग चाव से खाते हैं, उसके बगैर तो ये लोग आंध्रा और तमिलनाडु में कोई खाए नहीं, ऐसा मिलते ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे उसके बीज हाँ बहुत ही उपयोग में लिया जा रहा है। मैंने खुद उन्हीं से सीखा हुआ है, और इतना मुझे खुद को भा गई है कि इसकी जो खटाई जो है वो इमली की तरह आपको शरीर दर्द नहीं करती है। बहुत अच्छी चीज है ये। आपने इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ इमली इसको कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि इमली की जगह इसका उपयोग करें आप। बहुत ही मैंने खुद 8-10 साल से कर रहा हूँ, और मुझे जो जोड़ों का दर्द था, आज मेरी 65 साल की उम्र है, जोड़ों का दर्द था वो बिल्कुल जीरो हो गया। अभी उसका कोई तकलीफ ही नहीं है अभी मुझे। तो सारी जो आमली की जो तकलीफ थी, इमली की जो तकलीफ थी, वो सारी खाने के बाद मुझे बहुत ही देखिए इमली जो है ना, इमली को आयुर्वेद मना करता है खाने। सही बात है, इसीलिए मुझे आयुर्वेद में ही मुझे मना किया था। तो इसको इसीलिए कहा कि सब्स्टिट्यूट ऑफ इमली, इमली की जगह इसको उपयोग करें। एक तो कोकम है, गार्सिनिया गंबोजिया, जिसको आप अगर इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो एक चीज अच्छी है, इमली की पर्याय है वो, और ये भी इमली का ही पर्याय है। तो कोकम आपका महाराष्ट्र और गोवा साइड में जूस मिलता है इसका, बिल्कुल मिल रहा है, बहुत अच्छा फल है। तो जिन भाइयों को बीज आप नहीं पहुंचा सकते तो साउथ में मैं उनको पहुंचा दूंगा, कोई कमाई के लिए नहीं, लेकिन पहुंचा पक्का दूंगा मैं। आप बोलेंगे तो सबको पहुंचा सकता मैं। बिल्कुल साहब, मुझे आपका नंबर भी दीजिएगा ताकि मैं आपसे बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी बात कर सकूं। आप नंबर बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए आपका। आपको तुरंत अभी पर्सनली मैं या सभी को सामने एवरीवन में साझा कर देता हूं मैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है 98407 82188 82188। नाम क्या सर आपका पूरा? प्रदीप ठाकर जी। और मैंने यहाँ पे एवरीवन को मतलब चैट में डाला हुआ, और इसको हाइड्रोपोनिक में मैंने इसलिए उगाया कि 6 स्तर पर, अगर मैं फोटो भी भेज पाऊंगा आपको, कि जितनी आप जमीन पे उगाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा उगेगा उतनी ही जमीन में, और पानी की 10% ही जरूरत होती है, और बहुत ही अच्छी तरह उग रहा है हाइड्रोपोनिक में बिना मिट्टी का। क्या बात है। मैंने आज 6 साल से उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सबको इसी में लेके जा रहा हूँ कि भैया ये बिना मिट्टी उगाओगे तो और ज्यादा अच्छा उगता है। आप अगर जो 80-90 दिन बोल रहे हैं, उसमें 45 से 50 दिन में तो उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। 45 दिन में तो हमारे यहाँ भी आ जाते हैं साहब। हाँ, लेकिन पानी जो है ना, पानी आपको मिट्टी में जो लगाते हो उससे 10% ही पानी लगता है इसमें। मैंने तो और उसका उर्वरक जो भी आप खाद देते हैं वो भी 10% ही लगता है फिर। बहुत बढ़िया। उसकी फॉर्मुलेशन भी मेरे पास में है, जो हाइड्रोपोनिक में इसकी अलग अलग फॉर्मुलेशन होती है न्यूट्रिएंट की, बराबर, और काफी अच्छे फूल आ जाते हैं। आपने जो कहा उसी मात्रा में फूल बहुत आते हैं इसमें। एक नोड्स जो होते हैं ना, लीफ के नोड जो होते हैं, पत्ते के नोड, उसके बीच में फूल एक होते ही होते हैं इसमें। भिंडी की तरह से फलन आते हैं। हाँ, एक काम करते हैं प्रदीप जी, आपके अनुभव का, आपका हाइड्रोपोनिक में अनुभव का लाभ लेते हैं एक दिन, कभी और भी आप टॉपिक और समय आप तय करें। अगर किसी भी संडे को, अगला संडे तो हमारा फिक्स है, लेकिन अगर कभी भी आप तैयार करें
तो उस पे जो है किसानों को ज्ञानवर्धन करते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूं, और इन्होंने वैल्यू एडिशन पे बहुत अच्छा काम है डॉक्टर साहब का, ये बताएंगे। और कुछ इनके क्वेरीज भी होंगी। बाकी हमारी क्वेरीज इनसे है कि हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाने में, और उसको किसानों को हम लाभ कैसे दिला सकते हैं इस महत्वपूर्ण फसल से। तो वो सर बताएं अब उसको साइंटिफिकली, क्योंकि सर प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके हैं और उनका एक लंबा अनुभव है इन सारी विधाओं पे। तो इसको एक्चुअली जो मुकाम है वो सर के माध्यम से मिल पाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब। सर, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सर। हाँ जी बोलिए। सर, मेरे को बस यहाँ के लिए सीड की रिक्वायरमेंट थी, बहुत कम क्वांटिटी में अगर मिल जाए तो हम यहाँ पे। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बीज भिजवा दूंगा साहब, DTDC कुरियर या मदर कुरियर जो भी आपके यहाँ सेवा होगी, जी मैं उसके थ्रू मैं आपको बीज पहुंचा दूंगा हमारी का, पक्का है ना। इस खरीफ के पहले ही पहुंचा दूंगा आपको मैं, ताकि आप खरीफ में लगा सको इसको। मुझे मेरे नंबर आप चाहे तो ले लें, मेरा नंबर, और उस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। हाँ, नंबर आप दे दीजिएगा इनको, है ना। मेरे व्हाट्सएप पे आप थोड़ा सा मुझे परिचय दे देना, तो मैं आपको कुरियर से भेज दूंगा साहब बीज आपको। ठीक है, धन्यवाद सर। संजीव जी फरीदाबाद से। सर वीरेंद्र सिंह सर। हाँ जी सर। मैं ये चाह रहा था कि आप इसका वैल्यू एडिशन बताएं ना कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है, तो उसलिए मैं चाह रहा था। सर मेरा इसमें नहीं है लंबा अनुभव, मैं तो एग्रोनॉमिस्ट हूँ। आप दूसरे वीरेंद्र सिंह सर हैं सर, वो वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, नोएडा से हैं। ओके। संजीव जी फरीदाबाद से, आपका हैंड रेज है, अगर आप सवाल। हाँ सर, नमस्कार। मैं फिलहाल में रहता हूँ पलवल में। मैं 3 एकड़ में प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पर जैसे अभी लोहे की फेंसिंग, तार की फेंसिंग करवाई हुई है, तो मैं समझना चाह रहा था कि इस MRD को हम क्या एज ए अपनी नेचुरल फेंसिंग, हम जैसे आपने बताया कि कुछ कांटे वगैरह होते हैं उसमें, तो हम क्या इसको नेचुरल फेंसिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ नेचुरल फेंसिंग ढूंढ रहा हूँ जिसमें कोई वैल्यू भी। नहीं, फेंसिंग वगैरह के लिए नहीं है ये, मतलब उसके लिए इसको नहीं लगा सकते आप। इसको बॉर्डर क्रॉप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने नेचुरल फार्मिंग जो नेचुरल फार्मिंग का जो खेत होता है, जी, तो पड़ोस के कीड़े मकोड़े, पड़ोस के बीमारियां अपने खेत में नहीं आए, इसलिए बॉर्डर क्रॉप लगाते हैं अपन लोग जी। उसमें मैं इसको भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसकी हाइट 5 से 6 फीट 7 फीट तक जाती है। ठीक है। तो ये बॉर्डर पे सर्वाइव करता है और बढ़िया आराम से पकता है। बाकी इसमें कांटे वाटे जो है ना, कांटे से आपके मवेशी नहीं घुसे हैं, और ये चीज संभव नहीं है साहब। अच्छा जी, ठीक है सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद। नागपुर से धीरज गहलोत जी का एक सवाल है कि क्या इसको हरी खाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है सर? हरी खाद में हम लोग रिकमेंड करते हैं कई तरह के बीज मिक्स करके लगाने का, है ना, जिसमें दलहन और तिलहन के बीज होते हैं, और दलहन को खास करके। तो हरी खाद में मेरे ख्याल से तो क्योंकि ये तिलहन का है, हाँ, अवॉइड करना चाहिए। इतना फायदा नहीं होगा, ये बहुत जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, बहुत जल्दी घुलता नहीं है। सन का ढेचे को आप हरी खाद में लें, या फिर दलहनी जितनी फसलें, मूंग है, उड़द है, इनको आप मिक्स करके भी 8-9 तरह की जो दलहन है आप हरी खाद में उपयोग कर सकते हैं। जी। तो काफी सारे लोगों को ये आज की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत पसंद आई है, और अरहर के साथ अम्बाड़ी की भाजी खाने के लिए अगले सीजन ये भारत से लोग शायद तैयार हो, तो निमाड़ का ये टेस्ट जो है देश भर में फैले। इसी के साथ हम अपने सेशन की समाप्ति की कगार पर हैं, और इसके विशेष आभार के लिए मैं अपने बीच में उपस्थित
श्री प्रणव व्यास सर जी से आग्रह करूंगा कि वो आज का जो प्रेजेंटेशन है इसका धन्यवाद ज्ञापन करें, और इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर जो है आज का जो प्रेजेंटेशन है इसका टोटल जो है एक सार हम सभी के सामने अगर प्रस्तुत कर सकें। तो पहले डॉक्टर श्री प्रणव व्यास सर, आपका स्वागत है। सर का एक धन्यवाद ज्ञापन करने से। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो बागचे साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपने ये निमाड़ की जो भाजी है आज पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया है, और निश्चित रूप से हमारे किसान भाई जो है इसका उपयोग अगली आने वाली फसल में करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये एक जो पोषक तत्व इसके अंदर जो मौजूद है उसका पूरे देश को फायदा मिलेगा। और आपने जो समय निकाला उसके लिए पूरा बलराम ग्रुप आपका आभारी है, और जो जानकारी आपने दी वो सच में लाजवाब थी। आपका जो प्रस्तुतिकरण था वो भी बहुत शानदार था, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा साधुवाद देता हूं, और पूरे बलराम टीम की तरफ से और सभी किसानों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद सर। आपके जो है मार्गदर्शन में निरंतर जो है बलराम संदेश आज अपना 36वां वेबिनार जो है संपन्न कर रहा है, और मैं भविष्य में भी आशा करता हूं कि आप सबका वरिष्ठ जनों का जो है स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, और जिससे हम किसानों के लिए कम से कम कुछ तो कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आज सभी वरिष्ठों को और हमारे वक्ता को कि आज हमें पूरे 10 राज्यों से 10 से ज्यादा राज्यों का प्रतिनिधित्व हमें मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु। तो इस तरीके से हमें 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला है, और बलराम संदेश अपने आप में स्वयं को गौरवशाली मानता है कि इन क्षणों की अनुभूति अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति देती है कि किसान जो है बलराम संदेश के द्वारा किए गए प्रयासों को समझ रहे हैं, उनको अपना रहे हैं और अपनी खेती को बेहतर बना रहे हैं। साथ ही साथ जो है आदरणीय बारचे जी ने बहुत ही सरल भाषा में इस अमाड़ी की खेती और उससे मूल्य संवर्धित उत्पाद क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ उसको अपनाने से हमारे जो है स्वास्थ्य में क्या लाभ मिल सकते हैं, इसको रखा, और अपनी जो है विशेषज्ञता के साथ साथ जो है बीज की उपलब्धता की भी जानकारी दी, साथ ही बीज के आदान प्रदान में भी सहयोग करने का वादा किया है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, और आज के सफल संचालन के लिए जो है टीम बलराम को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके सहयोग से जो है आज का वेबिनार संपन्न हुआ। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें, और ऐसी ही कोरोना काल में ऐसी अमाड़ी जैसी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से इनरिच सब्जियों का सेवन करते रहें। जय बलराम, शुभ रात्रि। जय बलराम, शुभ रात्रि। धन्यवाद।